अस्सलामुअलैकुम। स्वीडन से आरफ किसाना का सलाम कबूल कीजिए। स्वीडन की इमिग्रेशन के हवाले से बहुत से सवालात जो हैं वो मिलते हैं और बाज़ सवालात वाकई ऐसे अहम होते हैं कि जिनके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाज़ लोगों ने पिछले दिनों रब्ता करके पूछा है जी कि क्या स्वीडन में यहाँ पे कोई इस तरह की मुलाजमतें या वर्क परमिट हैं, क्योंकि बाज़ इश्तारात जो हैं वो लोगों की नज़रों से गुज़रे हैं जिनमें कहा गया है कि स्वीडन में जनाब आप अगर मुलाजमत हासिल करना चाहते हैं तो हमारे साथ रब्ता करें। वहाँ पे बड़ी पुरकशिश उन्होंने तनख्वाह लिखी होती है और साथ जनाब आपको रिहाइश भी मिलेगी, खाना भी मिलेगा और जनाब ये सारा तरीक़ाकार है। और एक दो इश्तारात मैंने ख़ुद देखे हैं, वो इस कदर उन्होंने चालाकी से बनाए हैं कि आम आदमी भी शायद जो है वो उनके धोखे में आ जाए। उन्होंने यहाँ स्वीडन का स्टॉकहोम का पोस्टल एड्रेस दिया होता है, उसमें कुछ ईमेल भी बना के, बल्कि उन्होंने जो टेलीफोन नंबर है वो भी इंटरनेट से जनरेट करके लिखा होता है और साथ लाहौर में कोई जनाब एजेंसी बनाई है वहाँ का एड्रेस है। यानी वो इस तरीके से उन्होंने तरीक़ा वारदात किया है कि बहुत से लोग शायद उनके झांसे में आ जाएँ। तो इस हवाले से ये बताना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे जैसे मिडल ईस्ट में होता है कि वहाँ पे मुख्तलिफ़ एजेंसीज़ होती हैं, वहाँ पे वीज़े इशू होते हैं, वर्क परमिट के काम के लोगों को बुलाया जाता है, उनकी फ़ी वगैरह लेके। स्वीडन में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, कोई ऐसा इदारा या कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है कि जिसके पास ये जो है वो वीज़े हों, वो लोगों को यहाँ पे मुलाजमतें दें या फिर यहाँ पे मुलाजमत दे रहे हैं साथ जनाब उनको रिहाइश भी दे रहे हैं, उनको जनाब 2 वक्त का खाना भी दे रहे हैं। हमें 25-30 साल हो गए, हमें तो ऐसी मुलाजमत नज़र नहीं आई, बल्कि जो मेरे दोस्त स्वीडन में रहते हैं वो ज़ाहिर ये व्लॉग सुनेंगे वो भी इस बात की तस्दीक कर सकते हैं कि इस तरह का कोई सिस्टम नहीं है कि रिहाइश भी मिल रही है, साथ आपको कन्वेंस भी मिल रही है, साथ आपको जो है वो खाना पीना भी मिल रहा है और तनख्वाह बड़ी पुरकशिश है। ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। यहाँ पे सबसे पहली तो चीज़ है कि तकरीबन तमाम मुलाजमतों के लिए जो है वो अंग्रेज़ी ज़ुबान की ज़रूरत है। बाज़ ऐसी मुलाजमतें ऐसी हैं जैसे आईटी का शोबा है या कुछ किसी हद तक इलेक्ट्रिक पावर है या बाज़ ऐसे को बहुत सी स्पेशलाइज्ड फील्ड हैं, उनके लिए ठीक है इंग्लिश में महारत काफ़ी होती है, लेकिन उसका तरीक़ाकार वही होता है कि वो लोग ख़ुद बराह रास्त जो है वो अप्लाई करते हैं, कंपनी को अपना CV भेजते हैं, अगर उनको ज़रूरत हो तो वो उनसे बराह रास्त रब्ता करते हैं। कोई इसमें मिडल मैन या कोई एजेंसी इस तरह का तरीक़ाकार नहीं है। तो बराए मेहरबानी इस तरह के जो एजेंट्स हैं उनके झांसे में ना आएँ। फिर किसी ने ये भी पूछा जी कि स्वीडन का विज़िट वीज़ा मिलता है जी, 3 लाख रुपए पाकिस्तानी लेते हैं, उसके बाद वहाँ पे वो एंट्री दिलवाते हैं, फिर आप वहाँ पे रह सकते हैं, आपको काम मिल सकता है या आप किसी और मुल्क जा सकते हैं। इस तरह का भी कोई तरीक़ाकार नहीं है। स्वीडन के वीज़े के जो तरीक़ाकार वही है, अगर या तो स्टडी के लिए स्टूडेंट्स आ सकते हैं, उसके लिए बहुत ही सिंपल तरीका मैंने 2-3 व्लॉग बनाए हैं। universityadmissions.sc ये यहाँ पे एक वेबसाइट है यूनिवर्सिटी एडमिशन्स, उसमें जिस स्टूडेंट ने आना है वो वहाँ पे अपना ख़ुद अकाउंट बनाता है, वो अपना यूनिवर्सिटी से रब्ता करता है, अपनी एप्लीकेशन भेजता है, उसकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट होती है तो फिर वो ज़ाहिर वो एम्बेसी में सारा प्रोसीजर होता है और उसके बाद वो फ़ी जमा करा के स्वीडन आ सकता है। ये स्टूडेंट इस तरीके से आते हैं। और मैं समझता हूँ कि जो मास्टर लेवल के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने स्वीडन स्टडीज़ के लिए आना है, उनको किसी एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप फिर भी ज़रूरत हो तो सीनियर स्टूडेंट से रब्ता कर सकते हैं या ठीक है किसी माहिर से आप मशवरा कर सकते हैं, वो आपकी गाइडेंस कर सकता है जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स के लिए। अमूमी वैसे इसकी ज़रूरत होती नहीं। दूसरा, स्वीडन के लिए आने के लिए विज़िट वीज़ा होता है कि आपने यहाँ पे सैर व सियाहत के लिए आना है या अपने रिश्तेदारों को मिलने के लिए आना है। तो उसमें ये चीज़ें नशीन होनी चाहिए कि तकरीबन 40-45 तक यानी 50 साल से कम लोगों को और ख़ुसूसन जो सिंगल लोग हैं उनको काफ़ी मुश्किल विज़िट वीज़ा देते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि ये लोग जाके वापस नहीं आएंगे। बल्कि मैंने पिछले दिनों देखा है बाज़ लोगों ने जनरली स्वीडन विज़िट के लिए आना था और उन्होंने जो है वो पाकिस्तान से लाखों रुपए की जो है बैंक स्टेटमेंट्स दिए, जेन्युइनली दी है, सब कुछ है। तो उनको उन्होंने सिंपल जवाब एम्बेसी ने दिया जी कि आपकी ठीक है, ये स्टेटमेंट ठीक है, आप हो सकता है विज़िट के लिए ही जाना चाहें, लेकिन पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि जिससे हमें ये ख़दशा है कि आप जाके नहीं वापस आएंगे। अब इसका कोई जवाब दिया नहीं जा सकता, ना वीज़ा ऑफिसर पे एतराज़ किया जा सकता। तो दूसरा विज़िट वीज़ा है। तीसरा, इन्होंने एक टैलेंट वीज़ा शुरू किया है, वो अभी तक है कि जिन चीज़ों में यहाँ स्वीडन की मार्केट को ज़रूरत है वो लोग अप्लाई करते हैं, हाईली क्वालिफाइड
और लेकिन उनका वो है कि सारे अखराजात उन्होंने ख़ुद बर्दाश्त करने हैं। वो अपनी इतनी बैंक स्टेटमेंट देते हैं जी कि हम जितने चंद महीने का हमें वीज़ा मिले हम वहाँ पे रह लेंगे, हम तुम्हारा तमाम अखराजात ख़ुद बर्दाश्त करेंगे और अगर हमारा वहाँ पे सेटलमेंट नहीं होगी वहाँ वापस आएंगे। इसमें भी एजेंट्स वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बराह रास्त स्वीडिश एम्बेसी से रब्ता कर सकते हैं और स्वीडन का जो इमिग्रेशन का जो शोबा है माइग्रेशन बोर्ड, उनकी वेबसाइट से सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो बराए मेहरबानी जो लोग किसी एजेंट के चक्कर में आना चाहते हैं, खा वो स्टडी वीज़ा हो, खा वो विज़िट वीज़ा हो, खा वो टैलेंट वीज़ा हो या वो वर्क परमिट हो, तो इस तरह के मामलात में आप ना आएँ। अगर वर्क परमिट में यह है कि यहाँ पे अगर बहुत ही आपका कोई ऐसा आदमी है जिस पर आप इतना एतमाद कर सकते हैं, अगर वो किसी तरह से आपकी जो है वो हेल्प कर सकता है किसी जगह से मुलाजमत के लिए, तो वो एक अलग बात है। लेकिन जहाँ पे पैसों का चक्कर है और ये जो इश्तहारात आते हैं जी कि स्वीडन में आप आएँ जनाब और यहाँ से आप जो है वो एंट्री आपको दिला देंगे, आपको वर्क परमिट दिला देंगे, ये सब जो है वो लोगों को एक मिसगाइड करते हैं और कुछ लोग पैसे बनाने के चक्कर में होते हैं। इन चक्करों में प्लीज़ ना आइए। कुछ लोग ये भी कहते हैं यार ठीक है आप विज़िट वीज़े पे स्वीडन आ जाएं, स्वीडन से आप फिर किसी और चले जाएं, वहाँ सेटल हो जाएं। ये कुछ लोग इख्तियार करते हैं कि वो किसी तरह से भी खा विज़िट वीज़ा हो, स्टूडेंट वीज़ा हो या कोई आके फिर यहाँ से जो, क्योंकि ये 27 मुल्कों का वीज़ा होता है शेंगन वीज़ा, तो कोशिश करता है किसी और शेंगन कंट्री, फॉर एग्जाम्पल आजकल लोगों के लिए बड़ा पॉपुलर जो है वो डेस्टिनेशन है पुर्तगाल, कि वहाँ जाके वहाँ पहुँच के रजिस्ट्रेशन करवा के वहाँ काम शाम मिल जाता है, लोग सेटल हो जाते हैं। वो एक लिहाज से वो है कि वो गैर कानूनी भी तरीका नहीं है, लेकिन उसके लिए सबसे मसला तो यही होगा कि आपको विज़िट वीज़ा कैसे मिले, आप आएंगे कैसे। बहरहाल जो भी कदम उठाना है बराए मेहरबानी उन चीज़ों को देख के उठाइए, क्योंकि उससे ना सिर्फ आपको परेशानी होगी, आपके घर वालों को परेशानी होगी, आप अपना पैसा ज़ाया करेंगे। ये दुरुस्त है कि वहाँ पे हालात पाकिस्तान में और बाकी भी बहुत से मुल्कों में जनूबी एशिया में इतने अच्छे नहीं हैं। लोगों की ख्वाहिश होती है निकलने के लिए कोशिश पूरी करनी चाहिए, लेकिन जो हैं मतलब फ्रेमवर्क उसके अंदर अगर आप रहेंगे तो आपके लिए परेशानी नहीं होगी। तो मैंने ज़रूरी समझा कि ये जो जनरल नौयत के सवालात आते थे उन सबको एक व्लॉग की सूरत में आपके सामने पेश कर दिया जाए। अगर इसके अलावा मज़ीद कुछ आप जानना चाहें तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। आइंदा आने वाले दिनों में उन हवाले से भी मैं बात करूँगा। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।